नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD। आज हम डिस्कस करते हैं संस्कृत का सेकंड चैप्टर संज्ञा लिंग यौम वचन की जानकारी। इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे और MCQ टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो एक वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। तो क्या हो जाएगा? भीड़ हो जाएगी, जुलूस, सेना, मेला, टीम, कक्षा। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मेरे गांव में मेला लगा है। समूहवाचक संज्ञा वही संज्ञा होती है जो समूह का बोध कराती हैं, ठीक। जैसे भीड़, जुलूस, सेना, यहाँ से भीड़ का बोध हो रहा है तो आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गणेशाय शब्द का संस्कृत में प्रयोग करना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? श्री गणेशाय नमः। इसका वाक्य प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? श्री गणेशाय नमः, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकारांत पुल्लिंग क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ आता है, जिनके अंत में क्या आता है? जिनके अंत में आ आता है, ये अकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे आपका बालक हो गया, ठीक। जैसे आपका बालक हो गया, देव हो गया, अश्व हो गया, बालक, देव, अश्व, गजा, वृषभ, नकुला आदि। ये सब क्या है? ये सब अकारांत पुल्लिंग है। जैसे लास्ट में छोटा आ रहा है, ठीक है, तो ये सब अकारांत है। और फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उकारांत पुल्लिंग के 4 उदाहरण। उकारांत में लास्ट में ऊ आना चाहिए। जैसे गुरु में ऊ आ रहा है लास्ट में, भानु में भी ऊ आ रहा है, और साधु में भी ऊ आ रहा है, और शत्रु में भी लास्ट में ऊ आ रहा है। तो ये सारे उकारांत पुल्लिंग के उदाहरण हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यह है ऋकारांत पुल्लिंग। ऋकारांत नपुंसकलिंग किसे कहते हैं, ठीक है। नपुंसकलिंग का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जिनके अंत में री आता है उन्हें ऋकारांत नपुंसकलिंग कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया कर्तृ, धातृ, ज्ञातृ। ये क्या है? ये ऋकारांत नपुंसकलिंग के उदाहरण हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों को अलग करना है। जैसे हिमालय हो गया, सागर हो गया, राजन हो गया, गंगा हो गया, नदी हो गया, वधु हो गया, फलम हो गया, पुस्तकम हो गया, सौंदर्य। इनको अलग अलग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग करना है। ये 2016 में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं इसको। जैसे पुल्लिंग कितने होंगे? ये पुल्लिंग आपके हो जाएंगे, ये आपके पहला हो जाएगा राजन, ठीक, दूसरा हिमालय, तीसरा सागर। और स्त्रीलिंग, ये भी आपके स्त्रीलिंग हो गए, ठीक। स्त्रीलिंग में कितने हो जाएंगे? जैसे गंगा हो गया, नदी हो गया, वधु, और फिर नपुंसकलिंग ये आपके फलम हो गए, पुस्तकम हो गए, सौंदर्य। नपुंसकलिंग न इससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है, ना पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो ये आपका हमने अलग अलग सूची बना ली, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा, ठीक। लिंग के 3 प्रकार के नाम लिखिए, ठीक है। तो लिंग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं लिंग, ठीक। आपको पता है लिंग 3 प्रकार के होंगे। पहला क्या होता है? पहला पुल्लिंग होता है, ठीक। दूसरा स्त्रीलिंग होता है, और तीसरा नपुंसकलिंग। ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग होते हैं। ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग हो गए। और नपुंसकलिंग जिनसे न ही पुरुष जाति का बोध होता है न ही स्त्री जाति का बोध होता है, वो क्या होते हैं? नपुंसकलिंग होते हैं। ये 2022 में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत में वचन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 19 में पूछा जा चुका है, 2019। पहला आपका हो जाएगा एक वचन, ठीक। दूसरा आपका हो जाएगा 2 वचन, और फिर आपका तीसरा हो जाएगा त्रिवचन। तो एक वचन, 2 वचन, त्रिवचन, ठीक।
3 वचन आपके हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हुए। अब हम चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पे। यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या क्या। पहला प्रश्न, संज्ञा के भेद बताइए। ठीक, पहले देखते हैं संज्ञा होती क्या है। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, दशा आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। प्राणी में कैसे, जैसे मोहन हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया। वस्तु मतलब मोबाइल, टीवी, मेज। ठीक, स्थान मतलब दिल्ली होगा, मेरठ, आगरा, लंदन, पेरिस। और भाव मतलब से प्रेम हो गया, घृणा होगी, क्रोध हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, सुंदरता। ये सारे के सारे क्या है, भाव होते हैं। ठीक, स्थान देख लेते हैं। स्थान जैसे आपका होगा दिल्ली, मेरठ, आगरा, पेरिस। और भाव ही हो गया। ठीक, इन सब के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब इसके भेद देख लेते हैं। ठीक, मेनली 3 भेद होते हैं और 2 अन्य भेद होते हैं। ठीक है, 2 क्या होते हैं, अन्य भेद होते हैं। तो पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक, फिर भाववाचक, और फिर इसके अतिरिक्त 2 अन्य होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो टोटल कितने हो गए, टोटल ये 5 संज्ञा कितने होते हैं, टोटल 5 हो गई। ठीक, टोटल 5 भेद माने जाते हैं। आइए एक एक करके इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो पहले आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले देखते हैं। वह शब्द जिनसे किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष का बोध होता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, गोपाल, दिल्ली, मेरठ, मेज और गंगा, ये क्या होते हैं, विशेष प्रकार के नाम होते हैं। ठीक, आइए जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जैसे किसी स्थान, प्राणी अथवा वस्तु ये संपूर्ण जाति का ही, विशेष ध्यान दीजिए, संपूर्ण जाति का या जाति समूह का बोध कराते हैं। ठीक, ये क्या कराते हैं, संपूर्ण जाति या जाति समूह का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य में ये संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध कर, नदियों में बहुत सारे, गंगा है, कावेरी है, ठीक है, कृष्णा है, गोदावरी है। जैसे ये नगर, जैसे नगर बहुत सारे हैं, पर्वत भी बहुत सारे, पशु भी बहुत सारे हैं, लड़का भी बहुत है, बकरी भी बहुत प्रकार की होती है। ठीक, तो ये सारे जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये सारे जाति का बोध करा रहे हैं। आइए भाववाचक संज्ञा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस सबसे किसी के गुण का, दोष का, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध होता है, हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका हो गया ईमानदारी हो गया। ठीक, ये आपका हो गया ईमानदारी हो गई, और क्या हो गया आपका सच्चाई हो गई, और फिर जवानी हो गई, बुढ़ापा हो गया, ये घृणा होगी, वीरता। ये सारे क्या है सर, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वह शब्द जिनसे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका हो गया भीड़ हो गया, जुलूस हो गया, ठीक, सेना हो गया, दल हो गया, कक्षा हो गया, सारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। अब आइए द्रव्यवाचक संज्ञा देख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा देख लेते हैं। वह सब जिनसे किसी द्रव्य पदार्थ, धातु आदि का बोध होना द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका स्टील हो गया, ठीक, दूध हो गया, घी होता है, लकड़ी, सोना, चांदी, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक, तो ये पहला प्रश्न समाप्त हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लिंग का अर्थ बताइए। ठीक, तो क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक, लिंग का शाब्दिक अर्थ है निशान या चिन्ह, अतः लिंग उस चिन्ह को कहते हैं जिससे किसी शब्द का पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक या नपुंसक लिंग होना सिद्ध हो। इसको सीधे शब्दों में हम कहें कि संज्ञा व सर्वनाम जिस रूप में व्यक्ति स्थान के जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग हो, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वो पुरुषवाचक हो जाएंगे, और जिनसे ना ही स्त्री जाति का बोध होता है ना पुरुष जाति का बोध होता है वो क्या होते हैं, वो नपुंसक लिंग होते हैं। तो भेद के, इसके भेद देख लेते हैं। ठीक, लिंग के भेद, तो लिंग के भेद हो जाएंगे आपके। पहला हो जाएगा ये पुल्लिंग, पहला पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, पुल्लिंग में जैसे बालक होगा, गुरु होगा, कवि होगा। दूसरा होगा स्त्रीलिंग, इसमें बालिका, रमा, रात्रि, रजनी, और फिर नपुंसक लिंग में नेत्रम, गिर,
गृहम, मित्रम और वस्तु, ये इसके उदाहरण होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुल्लिंग के प्रकार बताइए। तो पुल्लिंग दो प्रकार के होते हैं, ये मेजर दो प्रकार के हो गए, इसके आंतरिक विभाजन काफ़ी है। तो दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, एक होता है अजन, दूसरा होता है हलंत। ठीक, तो पुल्लिंग कितने प्रकार के? दो प्रकार के, पहला अजंत, दूसरा हलंत। ठीक, इसका फर्दर डिवाइड करते हैं इसको, और फिर आगे ये अजंत को जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं उन्हें अजंत कहते हैं या स्वरंत पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राम, कृष्ण, हरि, बालक। इसके भेद देख लेते हैं, अजंत पुल्लिंग के भेद देख लेते हैं। ये तीन प्रकार के इसके भेद हो जाए। पहला हो जाएगा अकारांत। ठीक, पहला हो जाएगा अकारांत, ऐसे शब्द जिनके अंत में आ आता है अकारांत पुल्लिंग होते हैं, जैसे बालक हो गया, देव हो गया, अस हो गया, वृक्ष हो गया, पर्वत, काक। और फिर अगला है इकारांत। इकारांत ऐसे शब्द जिनके अंत में ई आता है इकारांत पुल्लिंग होते हैं। ठीक, जैसे कवि, मुनि, कपि और निधि, नृप। ठीक, ये इकारांत हो गए। अब देख लेते हैं अगला देख लेते हैं, ये आपका अगला तीसरा नंबर हो जाएगा, ये होगा उकारांत। उकारांत जिनके ऐसे पुल्लिंग जिनके अंत में उ आता है, जैसे गुरु हो गया, भानु हो गए, साधु हो गए, शिष्य हो गए, शत्रु हो गए, पशु हो गए और बंधु हो गए। ठीक, अब दूसरा प्रकार देख लेते हैं, अजंत कंप्लीट होगा। अब हलंत देख लेते हैं, हलंत देखते हैं। ठीक, अब हम हलंत के प्रकार देख लेते हैं। तो हलंत के कितने प्रकार हैं? ये आपके हलंत जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं उन्हें हलंत कहते हैं, और हलंत दो प्रकार के होते हैं, इनको दोनों प्रकार देख लेते हैं। ठीक, तो पहला क्या होता है? सकारांत पुल्लिंग। पुल्लिंग का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जिनके अंत में सा आता है सकारांत पुल्लिंग होते हैं, जैसे चंद्रमस, चंद्रमा, विद्वस या विद्वान। और अगला होगा नकारांत पुल्लिंग, ये सेकेंड टाइप है, ये हलंत का सेकेंड टाइप है। ठीक, हलंत का सेकेंड टाइप है। तो नकारांत पुल्लिंग ऐसे शब्द जिनके अंत में ना आता है तो ये नकारांत पुल्लिंग हो जाएंगे, जैसे आत्मन। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा तीसरा। आइए हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्त्रीलिंग के प्रकार बताइए। स्त्रीलिंग के प्रकार पहला हो जाएगा अजंत, दूसरा हो जाएगा हलंत। इसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। अजंत को फिर डिवाइड करते हैं, जो शब्द स्त्री अंत में स्वर हो रखते हैं और स्वरांत भी स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, इसे स्वरांत भी कहते हैं। तो इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है अजंत को। पहला देख लेते हैं, अजंत को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो पहला हो जाएगा आपका आकारांत, ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में बड़ा आ आता है, जैसे बाला, बालिका, वाटिका, वसुधा, निशा आदि। और फिर उसके बाद इकारांत आता है, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में ई आता है, जैसे मति, रात्रि, प्रीति, प्रकृति, मुक्ति। ठीक, अगला हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, तीसरा जिनके अंत बड़ी ई आता है। ठीक, ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में बड़ी ई आता है, जैसे इकारांत हो जाए, नदी होगा, स्त्री होगा, नारी होगा, पत्नी, पृथ्वी, जननी। अगला होगा उकारांत। ठीक, ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में उ आता है, उकारांत हो गए, जैसे धेनु, तनु, रेणु, रज्जु। ठीक, अगला हो जाएगा ये आपका 5 नंबर का हो जाएगा आपका उकारांत, ऐसे शब्द बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में बड़ा उ आता है, जैसे वधु, साधु। तो ये इसके 5 प्रकार हो गए। आइए आगे देख लेते हैं इसका हलंत। तो हलंत जिनके अंत में व्यंजन होते हैं वह हलंत होते हैं। स्त्रीलिंग व्यंजनात् स्त्रीलिंग कहते हैं। 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला हो जाएगा, इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा आपका ये होता है तकारांत स्त्रीलिंग, ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में ता आता है वह तकारांत स्त्रीलिंग व्यंजन होते हैं, जैसे सरित, विद्युत, योषित, हरित आदि। दूसरा अगला देख लेते हैं हलंत के दूसरा प्रकार। हलंत 2 भागों में डिवाइड किया, पहला तकारांत, दूसरा देख लेते हैं आगे। तो अगला हो जाता है सेकेंड टाइप, ये आपका होगा सेकेंड, ये होगा चकारांत, ये सेकेंड टाइप होगा। ठीक, चकारांत ऐसे सब स्त्रीलिंग शब्द बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में चा आता है वह चकारांत स्त्रीलिंग व्यंजनांत होते हैं, जैसे वाच होगा, रुच होगा, सुच होगा आदि। ये अगला क्वेश्चन देते हैं 6 नंबर, वचन किसे कहते हैं? 2016 में आया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन शब्दों से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्याओं के विषय में ज्ञात होता है उसे हम वचन कहते हैं।
तीन प्रकार के वचन होते हैं। संस्कृत भाषा में तीन प्रकार के वचन हम देखते हैं। पहला होता है एक वचन, जिन शब्दों से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे मयूर, बालिका, नर, पुष्पम आदि। ठीक। अगला हो जाएगा आपका दो वचन, जिन शब्दों के दो वस्तुओं का बोध होता है उन्हें हम द्विवचन कहते हैं। ठीक। जैसे मयूरों, बालिके, पुस्तकें आदि। और बहुवचन, जिन शब्दों से तीन या तीन से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे मयूरा, ठीक, पुष्पाणि और पत्राणि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वचन किसे कहते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। छोटे बच्चे को वचन की जानकारी किस प्रकार दी जाएगी। 2016 मैच हुआ तो कैसे देंगे। बालका पठस, बालका पठंत। यहाँ पर बालक और बालिका, यहाँ पर बालक शब्द के एक बालक का बोध हो रहा और बालका शब्द से एक से अधिक बालक का बोध हो रहा, तो ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ऊपर नीचे मिसमैच होगा तो आप नंबर मिला लीजिएगा। लिंग के प्रकार, प्रत्येक का उदाहरण। संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं लिंग। ठीक। पहला हो जाएगा पुल्लिंग, जिन संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे भानु, राजन, बालिका। स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा सबसे स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बालिका, नदी, पत्नी। ठीक। अगला हो जाएगा आपका नपुंसकलिंग, ये तीसरा प्रकार है। संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का बोध ना हो उन्हें हम नपुंसकलिंग कहते हैं, जैसे आपका हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा मित्रम हो जाएगा, मित्रम हो जाएगा, नेत्रम हो जाएगा, नेत्रम, मित्रम, जलम। ठीक। ये नपुंसकलिंग के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आइए ये सारे के सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के तरफ। तो हम जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू हैं सारे के सारे कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है एमसीक्यू का, हिमालय हिमम पतति में किस शब्द का वाक्य प्रयोग किया गया है। बालका का किया गया है, हिमालय का किया गया है, राजन का किया गया है या वृक्ष का किया गया है। तो किसका किया गया है, यहाँ पे किया गया है हिमालय का, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मित्रम, सूर्य, काका, ये सभी वह शब्द जिनसे जाति का बोध होता है। ठीक। तो कौन से शब्द हैं जिनसे जाति का बोध होता है, तो मित्र। ठीक। मयूर का द्विवचन है, मयूरा, मयूरो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मयूरो। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। ऐसे शब्द जिनसे द्रव्य का बोध होता है, जैसे स्टील, दूध, घी, ये सब क्या है, सब द्रव्यवाचक के उदाहरण है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सीधे के सीधा हम डी ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे। ठीक। अगला क्या है, नद्या जलम मधुरम आस्त, वाक्य में संज्ञा क्या है। इसमें संज्ञा क्या होता है, संज्ञा कौन सा हो जाएगी, इसमें नद्या हो जाएगी, जलम हो जाएगी, या दोनों हो जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें नद्या भी, नदी भी ये आपका संज्ञा है और जल भी आपकी संज्ञा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हम सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे और हम दोनों को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक। इनमें दोनों ही संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है मधुरम, मोदगम, विद्यालय। ठीक। तो भाववाचक किससे, भाववाचक संज्ञा वो सब जिनसे भाव जागृत होता है, जैसे प्रेम हो गया, हर्ष हो गया, विषाद हो गया। ठीक है। खुशी हो गया, रोना धोना, किसमें भाव होता है, इसमें किन शब्दों से भाव का इसमें ज्ञान हो रहा है। तो मोदकम मतलब होता है आपका लड्डू, विद्यालय, ये आपकी संज्ञा हो जाएगी। ठीक। तो ये आपका ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे मधुरम। ठीक। ये मधुरम हो जाएगा। आइए अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इकारांत पुल्लिंग का शब्द। इकारांत पुल्लिंग मतलब जिनके अंत में छोटी ई होती है वही इकारांत पुल्लिंग होते हैं। सीधा ही बात ये आप समझिए। तो इकारांत किसमें, इसमें छोटी ई है, मूसका में नहीं है, पिता में छोटी ई है नहीं है, इसमें है या इसमें है, इसमें तो ऊ है लास्ट में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में छोटी ई है। ठीक।
उकारांत नपुंसकलिंग के उदाहरण है वह शब्द जिनके अंत में क्या होता है, उकारांत नपुंसकलिंग ऊ होना चाहिए। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्त, कर्तु हो जाएगा आपका, मधु हो जाएगा, वार या पुष्प, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मधु। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, 2 होते हैं, 6 हो गए, 5 होते हैं या 4 होते हैं। तो हमने टोटल संज्ञा के 5 भेद पढ़े हैं। पहला कौन सा पढ़ा, जातिवाचक संज्ञा, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा, फिर कौन सा हो गया, समूहवाचक संज्ञा। तो हमने 5 प्रकार के संज्ञा पढ़ रखी है। तो कितने कितने उत्तर हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा जिनसे किसी विशेष व्यक्ति का ज्ञान हो। इसमें कौन सा हो जाएगा सही, रामाय, सूर्य, काका, ये सभी। कौन सा उत्तर हो जाएगा इसमें, जिनसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध हो रही है। तो राम एक विशेष व्यक्ति हैं, सूर्य भी अपने आप में विशेष। ठीक, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हम जाएंगे इसमें डी ऑप्शन के साथ, ये सभी के सभी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उकारांत पुल्लिंग है जिनके अंत में उ आता है। ठीक, तो भानु, मधु, विष्णु और अणु ये हमारे पास हैं और इनमें हमें सेलेक्ट करना है उकारांत पुल्लिंग। कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका भानु हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गुण दोष दशा या अवस्था बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, जातिवाचक। जातिवाचक तो नहीं कि जातिवाचक जो किसी जाति विशेष जाति के बात करता है, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, जो हमारे गुण दोष दशा अवस्था ये सब बताते हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब भाववाचक के एग्जाम्पल हुए। तो ये आपके रहे सारे क्वेश्चन जहाँ पे हमने आदि लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और MCQ सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।